अच्छा, सोचिए कि आपके शहर में कोई बहुत बड़ा त्योहार या मेला लगने वाला है। हजारों लाखों लोग आने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसे सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से करवाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी। आज हम ठीक इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। हम समझेंगे स्थानीय शासन की उस पूरी चेन ऑफ कमांड को जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि किसी भी शहर या जिले में जब बात लॉ एंड ऑर्डर की आती है तो आखिर फाइनल जिम्मेदारी किसके कंधों पर होती है? कौन है वो एक अफसर जिसके हाथ में पूरे जिले की कमान होती है? तो देखिए, इस सवाल का जवाब किसी अंदाजे या पुरानी परंपरा में नहीं है। इसका जवाब मिलता है हमें बिल्कुल साफ साफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर। और ये जो कानून है ना, ये सिर्फ अधिकारियों के लिए कोई रूल बुक नहीं है। ये हम सब के लिए, मतलब नागरिकों के लिए एक तरह का आश्वासन है कि एक सिस्टम है, एक साफ सुथरी व्यवस्था है जिससे चीजें सही तरीके से चलेंगी। तो चलिए इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड, इस पूरे ढांचे के टॉप से शुरू करते हैं। और सबसे ऊपर कौन है? वो हैं जिला मजिस्ट्रेट, जिन्हें हम सब डीएम के नाम से जानते हैं। आप इन्हें जिले का कप्तान समझ सकते हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी काम करती है। तो ये जिला मजिस्ट्रेट आखिर हैं कौन? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये जिले के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। मतलब जिले में शासन और कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए जिले में बाढ़ जैसी कोई आपदा आ जाए, तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो राहत और बचाव के काम में लगे हैं, उन सबके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने की जो फाइनल जिम्मेदारी है वो डीएम की ही होती है। और ये जो पावर है ना डीएम के पास, ये सिर्फ उनके पद की वजह से नहीं है। ये पावर सीधे कानून से आती है। संहिता का सेक्शन 17(1) बिल्कुल साफ साफ कहता है कि जिले के जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं वो सब के सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर होंगे। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि डीएम के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो किसी भी मैजिस्ट्रेट को कोई भी काम सौंप सकते हैं और ये भी पक्का कर सकते हैं कि वो काम ठीक से पूरा हो। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि टॉप पर कौन है। अब चलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरी चेन ऑफ कमांड को एक एक करके समझते हैं ताकि तस्वीर और भी साफ हो जाए। तो लेवल 1, सबसे ऊपर, जैसा कि हमने अभी बात की, सिर्फ एक अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट। ये इस पूरे पिरामिड के शिखर पर हैं। अब आते हैं लेवल 2 पर, डीएम के ठीक नीचे। यहां आते हैं जिले के सभी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इसमें सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम भी शामिल हैं। अब ये एसडीएम कौन होते हैं? ये एक सब डिवीजन के इंचार्ज होते हैं जो जिले का ही एक हिस्सा होता है। और सबसे जरूरी बात, ये सभी के सभी सीधे डीएम को रिपोर्ट करते हैं। और फिर आता है लेवल 3, मतलब सबसे लोकल लेवल। यहाँ एक सब डिवीजन के अंदर काम करने वाले जो दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो एसडीएम के अंडर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे मोहल्ले या इलाके में कोई छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाने के लिए हमारा पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट अक्सर यही लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम होते हैं। तो ठीक है, ये पूरा ढांचा तो हमने कागज पर समझ लिया, पिरामिड देख लिया। लेकिन सवाल ये है कि असल जिंदगी में जमीन पर इसका क्या मतलब है? ये जो शब्द है अधीनता या सबॉर्डिनेशन, ये असल में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक बड़ी कंपनी का उदाहरण लेते हैं। जो डीएम हैं वो समझ लीजिए कंपनी के सीईओ हैं। उनका पूरे जिले पर एक जनरल कंट्रोल होता है। वो पूरी बड़ी पिक्चर देखते हैं। और जो एसडीएम हैं वो एक डिपार्टमेंट के हेड की तरह हैं, जिनका अपने सब डिवीजन में काम करने वाले मजिस्ट्रेटों पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। और यहीं पर डीएम की एक बहुत बड़ी पावर सामने आती है, और वो है काम को बांटने की शक्ति, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। ये पावर बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के जरिए डीएम पूरे जिले की जरूरतें देखकर काम को सही लोगों में बांटते हैं। इससे ये पक्का होता है कि कोई भी काम रुके नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्मूथली चलता रहे। तो अब ये कार्य या बिजनेस आखिर है क्या? अरे ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी को अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए, या किसी बड़े पब्लिक फंक्शन के लिए परमिशन लेनी है, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मामले की कोई जांच करवानी है, या लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े जो रोजमर्रा के काम होते हैं ये सब इसी कार्य में आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस पूरे सिस्टम को इतना डिटेल्ड क्यों बनाया गया है? क्या कोई सिंपल सा सिस्टम बेहतर नहीं होता? आखिर इस तरह के एक साफ सुथरे हायरार्की की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता। सोचिए, एक जहाज का अगर एक ही कप्तान हो तो वो सही दिशा में जाएगा, दो होंगे तो कंफ्यूजन होगा।
बिल्कुल वैसे ही एक जिले में भी लीडरशिप की एक क्लियर लाइन होनी चाहिए। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबिलिटी तय होती है। मतलब ये पता होता है कि किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है। और देखिए, इसका सीधा फायदा हम जैसे आम लोगों को मिलता है। जब सिस्टम क्लियर होता है तो हमें पता होता है कि अपनी प्रॉब्लम लेकर कहाँ जाना है, और अगर एक लेवल पर बात नहीं बनी तो अगला दरवाजा कौन सा खटखटाना है। हाँ, ये सच है कि कभी-कभी इस सिस्टम में भी अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन अब जैसे-जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, जानकारी मिलना और अपनी बात पहुंचाना दोनों आसान हो रहे हैं। इससे ये पूरा सिस्टम और भी बेहतर और एफिशिएंट बन रहा है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब किसी भी जगह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरा का पूरा ढांचा, एकदम क्लियर और भरोसे के लायक होता है, तो उस समाज में, उस कम्युनिटी में निष्पक्षता और पब्लिक ट्रस्ट पर इसका क्या असर पड़ता है? ये कैसे मजबूत होता है? इस पर जरूर सोचेगा, क्योंकि आखिर में एक वेल स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस ही एक मजबूत कम्युनिटी की नींव होती है।